हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बीपी कॉम्पिटिशन एकेडमी में। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिर आज की क्लास जल्दी से आप सब आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आ जाइए। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नदियाँ एवं अपवाह तंत्र हमारा टॉपिक था। कल हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है, नदियाँ एवं अपवाह तंत्र। आप लोगों को पता होगा कि आप कोई भी पेपर एमपी का कोई भी पेपर उठाओगे, उनमें से नदियों में एक प्रश्न अवश्य और एक से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ध्यान से पढ़िए। और मैं हर छोटी छोटी सी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों तक कवर करा रही हूँ। कोई नहीं, तो हमने कल नर्मदा नदी स्टार्ट किया था, तो नर्मदा नदी लगभग आधी हो गई थी और इसको कुछ जो पार्ट है, कुछ बांध वगैरह है वो बच गए, तो आज हम देखेंगे। आप लोग जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नर्मदा नदी, क्योंकि पता है कि ये बड़ी नदी है और इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। चलिए तब तक हम जल्दी से मैप बना लेते हैं एमपी का। आप भी मेरे साथ बनाइए, एक सेकेंड जल्दी से। आप लोग भी मध्य प्रदेश का मैप मेरे साथ बनाइए जल्दी से। जल्दी से हम मैप बना लेंगे। उसके बाद हम जल्दी से आप लोग भी लगभग जल्दी से मैप बना लीजिए, फिर हम आगे की चीज़ें करते हैं। ये देखिए लगभग इस तरह से थोड़ा सा हमारा एमपी है, हमारा मध्य प्रदेश है। जल्दी से बना लीजिए। ये ऐसे पीछे थोड़ा और फैला हुआ, फिर ये थोड़ा सा सकरा, ठीक है। चलिए लगभग कुछ इस तरह से हमारा मध्य प्रदेश है। तो आप लोग भी जल्दी से मध्य प्रदेश का मैप बना लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम थोड़ा अभी हमारा नर्मदा नदी का कुछ थोड़ा पार्ट बच गया है, उसको करा देते हैं, फिर आगे करते हैं। तो नर्मदा नदी में हमारा जो है बांध बच गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, और कोई डाउट लास्ट क्लास में? लास्ट का वीडियो आप लोग देखिएगा प्लीज़। आप लोग नर्मदा नदी को मैंने बहुत अच्छे से डिटेलिंग से बताया है, तो आप प्लीज़ उसे देखिएगा। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक प्रश्न है, नर्मदा नदी इनमें से किस जिले में प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन है झाबुआ, फर्स्ट ऑप्शन है झाबुआ, सेकेंड ऑप्शन है उमरिया, थर्ड ऑप्शन है मुरैना एंड फोर्थ ऑप्शन है ग्वालियर। इनमें से किस में प्रवाहित होती है? इनमें से किस जिले में प्रवाहित होती है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। इनमें से किस जिले में प्रवाहित होती है, जल्दी बता दीजिए आप लोग। और नर्मदा नदी कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश में? हमारे एमपी में, मध्य प्रदेश में कितने जिलों से होकर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है? जल्दी से आप लोग बताइए, आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं क्लास जी। हाँ, लगभग 15 जो जिले हैं, 15 जिले हैं, वहाँ से हमारी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या बच गया था? हमारा टॉपिक है आज का नर्मदा नदी पर बांध। वैसे तो नर्मदा नदी इतनी बड़ी है कि उसमें छोटे बड़े बहुत सारे बांध हैं, पर हम परीक्षा की दृष्टिकोण से जो जितने महत्वपूर्ण बांध हैं उनको हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला बांध है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध दिख रहा है, इंदिरा सागर बांध लिखिए, जल्दी से नोट कीजिए। ये इंदिरा सागर बांध के बारे में नोट कीजिए। ये इंदिरा सागर बांध जो है, इसकी नींव जो है 1982 में माननीय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रखी थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर है इंदिरा सागर बांध। और ये है कहाँ पर? इंदिरा सागर बांध क्या या इंदिरा गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये खंडवा जिले में है। कहाँ पर है? खंडवा में। ये हमारे खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, नीचे खंडवा। तो दिख रहा है, पहला बांध है, इंपॉर्टेंट है, इंदिरा सागर बांध है। ये 1982 में इसकी आधारशिला, इसकी नींव इंदिरा गांधी जी ने रखी थी। और इंदिरा गांधी सागर बांध जो है खंडवा में स्थित है, ठीक है। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। 1982 में इसकी आधारशिला रखी गई और ये खंडवा में है। अब इससे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है आप लोग को ये बताना है, और ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ये सारे बांध हम नर्मदा नदी पर पढ़ रहे हैं। तो
आप लोग को ये पता है कि इंदिरा सागर बांध किस पर है? नर्मदा नदी में। नर्मदा नदी में इंदिरा सागर बांध बना है, इतना कंफर्म। जो इंदिरा सागर बांध अगर आ गया तो वो किस नदी पर बना है? वो यहाँ पर हमारी नर्मदा नदी पर बना है और ये खंडवा जिले में स्थित है। ये बांध जो है खंडवा जिले में स्थित है, इतना कंफर्म हुआ। और इससे विद्युत उत्पादन क्षमता यानी कि इससे इतनी विद्युत उत्पादन यानी कुछ तो बिजलियां भी बनती है, तो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 1000 मेगावाट है, 1000 मेगावाट। देखिए आप लोगों को क्या नोट करना है? आप लोग को नोट करना इंदिरा सागर बांध लिखेंगे आप लोग। वो कहाँ पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध खंडवा में नर्मदा नदी पर बना हुआ बांध है, बड़ा सा बांध है और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 1000 मेगावाट है। इतना हो गया आप लोगों का, ठीक है? जल्दी से नोट कीजिए। आप देखिए अब हमारा दूसरा है सरदार सरोवर बांध। दूसरा नोट कीजिए सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध ये नया बांध है, आप लोग को पता है। इससे बहुत सारे विवाद भी खड़े हुए हैं, बड़ा बांध है ये। तो ये कहाँ पर है? गुजरात के नौगांव परगना में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है ना, ये बना तो नर्मदा नदी पर ही है, पर कहाँ? गुजरात राज्य के नौगांव परगना में। गुजरात में नौगांव परगना में स्थित है। परगना दिख रहा है? सरदार सरोवर बांध गुजरात नौगांव परगना में स्थित है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता का, ये नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 1450 मेगावाट। विद्युत उत्पादन क्षमता है 1450 मेगावाट। सरदार सरोवर इंदिरा सागर बांध की कितनी है? 1000 मेगावाट। सरदार सरोवर बांध की विद्युत, उससे कुछ बिजलियां भी बनती है ना, जो हम डिवाइड करते कि कुछ हम मध्य प्रदेश को देंगे, कुछ हाँ अभी गुजरात में बना तो इसका 57% हिस्सा ज्यादा जो बिजली है वो मध्य प्रदेश को मिलती है, फिर गुजरात को मिलती है। ये ध्यान रखिएगा, इसका बिजली का उत्पादन 57% लगभग हमारे एमपी को मिलती है, हमारे मध्य प्रदेश को मिलती है ना। आपको पता होगा ना कि जैसे कि हम बांध बनाते हैं तो कोई और राज्य भी उसमें शामिल होता है, तो हम उसको भी बिजली शेयर करते हैं, मतलब उसको भी बिजली देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम पूरा, जैसे नर्मदा नदी पर बना तो ऐसा नहीं रहता कि हाँ पूरी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। अगर यहाँ से नदी निकली है, मतलब यहाँ पे उसका ज़्यादा हिस्सा है, तो जो जैसे बिजली उत्पादन हो तो उसका ज़्यादा हिस्सा इस स्टेट को जरूर मिलता है, पर अदर स्टेट को भी मिलता है ना। जैसे आपकी बाढ़ सागर परियोजना है, बाढ़ सागर, आप बताइए, कमेंट करिए कि बाढ़ सागर जो है वो किसके साथ बिजली का उसका उत्पादन, और जो बिजली का उत्पादन होता है किस किस स्टेट या किस किस राज्य के साथ वो साझा करता है अपना बिजली, और वो कौन से राज्यों को देते हैं। मध्य प्रदेश तो अपना हो गया बाढ़ सागर, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा बाढ़ सागर। तो बताइए अदर और कौन से 2 स्टेट है, मैंने 2 स्टेट, और कौन से स्टेट्स है जिनको बिजली दी जाती है, साझा करते हैं उस बात को, ठीक है। देखिए सरदार सरोवर बांध गुजरात में नौगांव परगना में स्थित है, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1450 मेगावाट। अब थर्ड नंबर लिखिए ओमकारेश्वर बांध। ओमकारेश्वर थर्ड नंबर लिखिए ओमकारेश्वर बांध, दिख रहा है ओमकारेश्वर बांध। ये नर्मदा नदी पर बने इंपॉर्टेंट से बांध है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से कीजिएगा। पहला है इंदिरा सागर बांध, 1982 में बना, इंदिरा गांधी माननीय हमारी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने नींव रखी थी इसकी, और ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, खंडवा जिले में है। दूसरा है सरदार सरोवर बांध, 1450 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। तीसरा है ओमकारेश्वर बांध। अब ये ओमकारेश्वर बांध जो है आपका कहाँ है? ओमकारेश्वर एक जगह भी फेमस है, कहाँ पर है ओमकारेश्वर बांध? जल्दी बताइए कमेंट करके। हाँ खंडवा में ही है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ही है, और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 520 मेगावाट। ओमकारेश्वर बांध खंडवा में है, इसका 520 मेगावाट है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता। और थर्ड और फोर्थ नंबर लिखिए, ये सब नर्मदा नदी पर बने बहुत ही जरूरी बांध है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, ओमकारेश्वर बांध, और एक है महेश्वर बांध। ये महेश्वर, जल्दी से नोट कीजिए, दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है? मैं साइड हो जाती हूँ, मैं साइड हो जाती हूँ, तो आप लोग लिख लीजिए। एक इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। अब फोर्थ नंबर मैं बता रही हूँ महेश्वर बांध। महेश्वर बांध कहाँ है? महेश्वर बांध है खरगोन में, खरगोन डिस्ट्रिक्ट है,
वहाँ पर एक स्थान है महेश्वर, वहीं पर है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, खरगोन में है महेश्वर बांध, खरगोन में है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट है, 500 मेगावाट। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इन्हीं में से सारों को ही याद रखिएगा। ओमकारेश्वर बांध खंडवा में है, महेश्वर बांध खरगोन में। अगर आगे ओमकारेश्वर बांध इनमें से किस नदी पर है? अब नर्मदा नदी भी इधर से बहती है और एक और नदी आप लोग को पता होगा कि ताप्ती है ना, वो भी। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ इधर से कौन सी नदी, और आप लोग को पता होना चाहिए किस जिले से कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है। तो मैंने लास्ट बताया 15 जिले जो नर्मदा नदी जहाँ से जिस जिलों से टच होती हुई जाती है, गुजरती है, तो 15 जिले भी अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। तो आप लोग पिछला वीडियो प्लीज देख लीजिएगा, तो आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी नर्मदा नदी पे, ठीक है। तो चलिए, महेश्वर बांध जो है, महेश्वर बांध भी खरगोन में स्थित है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर, महेश्वर। वैसे तो बहुत सारे बांध बने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इनको आप लोग प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। तो महेश्वर बांध से विद्युत उत्पादन क्षमता होती है ये 500 मेगावाट। क्या है? विद्युत उत्पादन, इतनी बिजली बनती है। विद्युत उत्पादन क्षमता 520 विद्युत उत्पादन, नोट कर लीजिए, इतनी विद्युत उत्पादन होती है। ये क्या? 1450 मेगावाट विद्युत उत्पादन, इतनी बिजली बनती है। और इसका ज्यादा हिस्सा हमारे एमपी, हमारे मध्य प्रदेश राज्य को मिलता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? चलिए, इतना हो गया कंफर्म आप लोगों का। हमने नर्मदा नदी पर बने बांध देखे, इतना हो गया आप लोगों का। ठीक है, फिर नर्मदा नदी पर इतना सफिशिएंट है। हमने कल भी नर्मदा नदी पे कुछ किया था, कुछ मतलब उसका आधा डिटेलिंग कर ली थी, और कुछ बात बच गए थे उन्हें मैंने आज बता दिया है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि आज ही बस था, कल की क्लास थी नर्मदा नदी पर, तो आप लोग प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा एक बार, जिनको डाउट होगा तो। चलिए, अब मैं इसको हटाती हूँ। और अब देखिए, नर्मदा नदी पर हमारी जो नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है नदी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। तो इस पर ना बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। जैसे कि एक किताब आप लिख लीजिएगा, एक किताब है अमृत की देवी नर्मदा, अमृत की देवी नर्मदा, नर्मदा। एक सौंदर्य की देवी नर्मदा, सौंदर्य की देवी नर्मदा, सौंदर्य लिख लीजिए, सौंदर्य की देवी नर्मदा, सौंदर्य की देवी नर्मदा, ये बुक के नेम है, सौंदर्य की देवी नर्मदा। और एक है नर्मदा के तीरे तीरे, नर्मदा के तीरे तीरे, अमृत की देवी नर्मदा, अमृत की देवी नर्मदा, अमृताक भी आता है, अमृत की देवी नर्मदा भी देखा होगा आप लोगों ने। तो ये जो बुक हैं सारी, ये जो किताबें हैं, ये अमृतलाल बेगड़, एक राइटर है अमृतलाल बेगड़, लिख लीजिए, अमृतलाल बेगड़, इनकी बुक है, ये इनकी बुक है। अमृतलाल बेगड़ ने सौंदर्य की देवी नर्मदा, नर्मदा के तीरे तीरे, अमृत देवी नर्मदा, अमृतस नर्मदा, इसी को अमृतस नर्मदा भी बुक लिखा होगा। तो ये किताब जो है अमृतलाल बेगड़, जो हमारे राइटर थे, लेखक थे अमृतलाल बेगड़, इन्होंने लिखा है नर्मदा नदी पर बुक। और भी बहुत सारी किताबें अगर आप लोगों को चाहिए, अगर आप लोगों को जानना है कि और कौन सी किताबें हैं, तो आप लोग कमेंट करके लिखिए, मतलब आप बताइएगा। अगर आप लोगों को और भी जानना है किताबों के बारे में, तो मैं और भी किताबों के नाम बता दूंगी जो नर्मदा नदी पर लिखे गए हैं, ठीक है। आप लोग को अगर और भी जानना है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये कुछ किताबें थी तो मैंने आप लोग को बता दी। ये अमृतलाल बेगड़ इसके लेखक थे। आ जाता है नर्मदा नदी पर कुछ भी मतलब छोड़ने लायक नहीं है, कुछ भी आ सकता है, और एक प्रश्न अवश्य देता है वो नर्मदा नदी पर। तो आप लोग चलिए, ये नर्मदा नदी का टॉपिक लगभग हमारा आज खत्म हो गया है। कल का भी वीडियो मैंने बनाया था नर्मदा नदी पर, तो आप लोग देख लीजिएगा। और कोई डाउट हो, कुछ भी अगर आप समझ में नहीं आया तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा, मैं उसको दोबारा से आप लोग को कंफर्म कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए, आज हम एक नई बिल्कुल अच्छी सी नदी स्टार्ट कर रहे हैं। नदियाँ लोग सब अच्छी होती हैं, तो एक टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, चंबल नदी। आज है हमारा टॉपिक चंबल नदी। हमने नर्मदा नदी को पढ़ लिया है, अब आज टॉपिक है हमारा चंबल नदी। दिख रहा है? चलिए, चंबल नदी के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। चंबल नदी का तो देखिए, चंबल नदी की मैप थोड़ा सा वो हो गया,
मैप पहले बना दें। आप लोग भी मैप जरूर बनाया करिए। मैप बनाने से हमको चीज़ें कभी भूलती नहीं, एज इट इज याद रहती हैं। ठीक है, चलिए आप लोग भी मैप बना लीजिए जल्दी से मैप बना लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। चलिए ठीक है, ये आपके समझने के लिए लगभग इस तरह से मैप बना दिया है मैंने। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि मैम एग्जैक्टली ऐसा मैप नहीं है। ये देखिए बना दिया ना हमने, ये हमारा मैप बन गया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी आप लोगों को और कुछ चंबल नदी के स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि चंबल नदी का पहले हम मैप जानेंगे, पहले मैप में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि हमारा लगभग यहाँ पर इंदौर जिला है, यहाँ पर लगभग इंदौर जिला है, इंदौर जिला है। यहाँ पर इंदौर में एक स्थान है महू, इंदौर में एक स्थान है महू। तो जो ये इंदौर ये कहाँ से निकलती है चंबल नदी? तो चंबल नदी निकलती है इंदौर जिले के महू स्थान पर विंध्य श्रेणी की जाना पावा पहाड़ी, और जाना पावा पहाड़ी का एक बिंदु है बांगचू बिंदु। जाना पावा पहाड़ी में भी एक बिंदु है बांगचू बिंदु, वहां से निकलती है। कहाँ से निकलती है एक बार हम फिर बता देंगे। ये हमारा इंदौर हो गया, महू, ये यहाँ से ऐसे ऐसे निकलते हुए ये थोड़ा सा मंदसौर में जाते हुए ऐसे ऐसे प्रवाहित होती है चंबल नदी, और ये उत्तर प्रदेश के इटावा के पास जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। यहाँ पे यूपी लिख दो, उत्तर आप लोग समझ जाओगे। उत्तर प्रदेश लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश में इटावा के पास, इटावा एक स्थान है, वहां पर जाकर के किस में मिल जाती है? यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी? हमारी चंबल नदी। कहाँ से निकलती है? ये इंदौर के महू स्थान पर विंध्य श्रेणी की जाना पावा पहाड़ी, ये लिख लीजिए आप लोग, दिख रहा है आप लोगों को? जाना पावा पहाड़ी से निकलती है। और ये जाना पावा पहाड़ी में एक बिंदु मैंने बताया, उसको याद रखिएगा, वो बिंदु है बांगचू बिंदु। बांगचू मैं लिख दो यहाँ पर, ये देखिएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, बांगचू बिंदु से निकलती है। ये देखिए, ये कहाँ से निकलती है? ये इंदौर जिले के महू स्थान पर विंध्य श्रेणी की जाना पावा पहाड़ी के बांगचू बिंदु से, एक बिंदु है बांगचू बिंदु से निकलती है। जाना पावा पहाड़ी में भी बांगचू बिंदु से निकलती है, और ये राजस्थान को स्पर्श करते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी पर मिल जाती है, यमुना नदी में प्रवाहित हो जाती है या मिल जाती है। इतना कंफर्म हुआ आप लोगों को? कोई डाउट? ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक इटावा स्थान है, वहां पर जाकर के वहां पर यमुना नदी है, वहीं पर ये मिल जाती है। तो अब देखिए, जो हमारी ये चंबल नदी, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चंबल नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में भी प्रवाहित हो रही है, इसका कुछ हिस्सा राजस्थान को भी स्पर्श करता है। ये यहाँ से राजस्थान लग जाता है ना, ये तो मध्य प्रदेश हो गया, और यहाँ पर यूपी, मतलब कि किसको टच कर रही है? चंबल नदी कहाँ प्रवाहित हो रही है? एमपी, हमारे मध्य प्रदेश में, एमपी में, राजस्थान में और यूपी में। याद रखिएगा, कौन कौन से 3 स्टेट हो गए? एमपी, यूपी एंड राजस्थान। ये तीनों स्टेटों को, राज्यों को टच करती है, ये तीनों जगह पे ये प्रवाहित होती है। और देखिए, जो ये हमारी चंबल नदी है, चंबल नदी ये एक प्राकृतिक बॉर्डर का निर्माण करती है। प्राकृतिक बॉर्डर क्या होता है? मतलब कि जो सीमा बनाती है, एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश को अलग करती है। ठीक है, खुद से एक ऐसा बॉर्डर बनाती है कि जो राजस्थान स्टेट है और हमारा मध्य प्रदेश स्टेट है, इसको ये अलग करती है। ठीक है, अब इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? अपवाह मैंने बताया था, अपवाह क्या होता है, अब कल के वीडियो में बताया था, आज फिर रिपीट कर रही हूँ कि अपवाह क्षेत्र क्या होता है। अब मैं बोलूँगी इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 43,200 वर्ग किलोमीटर है, 43,200 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं बोल रही हूँ कि इसका वायुतंत्र 43,200 वर्ग किलोमीटर है, तो क्या है अपवाह क्षेत्र? अपवाह क्षेत्र मतलब ये जितना पूरा फैली है, मतलब कि जो कोई भी नदी हो या कोई भी वाहिकाओं या चैनल्स के द्वारा जो जल का प्रवाह होता है ना, जो जल का प्रवाह होता है वो तो अपवाह हो गया। और तंत्र या अपवाह तंत्र क्या हो जाएगा?
कि यही जो जल का प्रवाह करती है, जो जाल बना लेती है, एक क्षेत्र बना लेती है, उसी दिशा में फिर प्रवाहित होती है और नदियाँ जुड़ती जाती हैं, वही है अपवाह तंत्र या अपवाह क्षेत्र। तो चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र है 43,200 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 43,200 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, अब चंबल नदी की लंबाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चंबल नदी की लंबाई कितनी है? लंबाई तो 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर। चंबल नदी की जो लंबाई है वो 965 किलोमीटर है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई, मध्य प्रदेश में इसकी कितनी लंबाई है? मध्य प्रदेश में कुल लंबाई बतानी है आप लोगों को। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई बतानी है आप लोगों को। चलिए ठीक है, अब देखिए इसकी चंबल नदी की कुल लंबाई होगी 965 किलोमीटर। अब चंबल नदी की जो हमारे मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है, एमपी में कितनी है? किसी को पता है मध्य प्रदेश में कितनी है लंबाई? तो लगभग 325 किलोमीटर हमारी मध्य प्रदेश में, लगभग 325 पर किलोमीटर, सॉरी 325 किलोमीटर जो है हमारी लगभग मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। किसकी? चंबल नदी की। चंबल नदी निकलती कहाँ से? पहले ये जानिए। चंबल नदी इंदौर जिला, हमारा जो इंदौर जिला है वहाँ पर मऊ स्थान से एक पहाड़ी है जाना पावा। जब पहाड़ियों का वीडियो देखेंगे तो आप लोग को पता होगा, मैंने जाना पावा पहाड़ी बताई थी कि इंदौर में स्थित है। आप लोग पिछला वीडियो देख लिया करिए, तो क्योंकि वीडियो सारे रिलेटेड होते हैं इसलिए मैंने पहाड़ियाँ बता दी थी कि जब नदियाँ कराऊंगी तो पता चले। तो जाना पावा पहाड़ी में बांगचो बिंदु से, जाना पावा पहाड़ी में बांगचो बिंदु से निकलती है ये, और ये राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हुए लगभग उत्तर प्रदेश में जाकर इटावा स्थान पर यमुना नदी में समाहित है, यमुना नदी में मिल जाती है। इतना कंफर्म हुआ? निकलती है ये जाना पावा पहाड़ी से और जाती है यमुना नदी में, यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। इतना कंफर्म हुआ? अब चंबल नदी का कुल लंबाई 965 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब आप लोग को पता होगा कि इसके अन्य नाम भी होते हैं, कोई और नाम से अगर पेपर में आ गया कामधेनु, कामधेनु नदी की कुल लंबाई, या इनमें से किस नदी का अन्य नाम भी है कामधेनु, धर्मावती, चरमावती, ये सब आ गया तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए इसके अन्य नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट कीजिए। अन्य नाम यानी और किस नाम से इसको जानते हैं हम, तो नोट कीजिए। कोई डाउट? आप लोग जल्दी से जुड़ जाया करिए, और फिर बीच में हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है, तो आप लोग जब वीडियो स्टार्ट हुआ करे, क्लासेस स्टार्ट हुआ करे, तो आप लोग जल्दी से आ जाया करिए, जुड़ जाया करिए, तो एक सीरीज बन जाता है, तो फिर आप कोई डाउट नहीं होता। हम चंबल नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। चंबल नदी का हमने ये जाना कि कहाँ से निकलती है, हम जाना पावा पहाड़ी, इंदौर जिले की जाना पावा पहाड़ी से निकलकर यूपी में इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी किस नदी में समाहित होती है। जैसे कि यमुना नदी में मिले, चंबल नदी, इनमें से किस नदी पर मिलती है, किस नदी पर समाहित हो जाती है, तो यमुना नदी पर। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, और नदी आपका, मैं हमेशा यही रिपीट करती हूँ, यही बोलती हूँ अभी जब से ये टॉपिक स्टार्ट किया कि नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो प्लीज़ नदियाँ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे पढ़ने को आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं ये टॉपिक छोड़ के नहीं ये टॉपिक पढ़ लेता हूँ, ये टॉपिक, तो फिर ऐसे में सिलेक्शन से आप लोग वंचित रह जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सारे टॉपिक कवर कीजिए, और मैं ऐसा करा रही हूँ कि आप लोगों के नोट्स भी बन जाएंगे। अगर आप लोग चाहो तो नोट्स, मैं इतना स्पीड भी नहीं कराती हूँ, रिपीट भी कर रही हूँ कि आप लोग चाहो तो आपके नोट्स बहुत अच्छे कंप्लीट हो सकते हैं। तो ठीक है, और कोई टॉपिक छोड़ भी नहीं। तो चलिए ठीक है, चलिए बात हो गई। अब हम जान रहे हैं चंबल नदी के अन्य नाम के बारे में। तो चंबल नदी का अन्य नाम है चरमावती। एक सेकेंड, दिख रहा है चरमावती। अगर चरमावती का ही लिखा है तो चंबल नदी का नाम है धर्मावती। धर्मावती लिखिए, चंबल नदी का अन्य नाम चरमावती, धर्मावती, नोट कर लीजिए। दिख रहा है चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, यहाँ पर लिख देती हूँ, कामधेनु दिख रहा है, कामधेनु, ये सब अगर कहीं पर कामधेनु लिखा है मतलब वो चंबल नदी है। कामधेनु नदी यानी चंबल नदी, ठीक है। और रवि देव की कीर्ति, एक और नाम है इसी का चंबल नदी का, रवि देव की कीर्ति। आप लोग को नहीं पता होगा, मैं लिख देती हूँ, रवि देव की कीर्ति। अगर आगे रवि देव की कीर्ति में
चंबल नदी रवि देव की कीर्ति। चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, रवि देव की कीर्ति, ये अन्य नाम है हमारे चंबल नदी के। ये इस नाम से हम चंबल नदी को जानते हैं। चंबल नदी की कुल लंबाई है 965 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 325 किलोमीटर। अब आप लोगों ने मैप में जाना कि ये कैसे निकलती है। देखो ये ऐसे निकल रही है, मंदसौर को कुछ टच करी, कुछ सीमा इसकी राजस्थान को टच करेगी, फिर यहाँ से ऐसे प्रवाहित होते हुए। अब यहाँ पर आप लोग को मैंने जब जिला पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आप लोग को याद होना चाहिए कौन से जिले हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं, यहाँ पर जिले आप लोग को पता चाहिए और यूपी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए अब चंबल नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी होंगी, बहुत सारी सहायक नदियाँ, तो हम इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ जानेंगे। तो चलिए फिर चंबल नदी की सहायक नदियाँ जानते हैं। सहायक नदियाँ जो चंबल नदी में आकर मिल जाती हैं, तो इनमें से सहायक नदियाँ चलो देखते हैं। सहायक नदी, तो सहायक नदी में एक नदी है पार्वती नदी, काली सिंध नदी, कूनो नदी आपकी, काली सिंध, पार्वती, पूर्णी, पौरी, ये सारी जो है छिप्रा नदी, जहाँ पर महाकालेश्वर, ये भी कहाँ चंबल नदी में मिल जाती है। तो कौन कौन सी नदियाँ बताई मैंने, छिप्रा, लिख लीजिए, छिप्रा, काली सिंध, ये सब चंबल नदी में मिलती हैं। चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं काली सिंध, क्वारी, कूनो, ये देखिए चंबल नदी की सहायक नदी है कौन कौन सी, छिप्रा, काली सिंध, क्वारी, कूनो, ये सब जाकर के कहाँ मिल जाती है, हमारे चंबल नदी में। ठीक है, एक गुना जिला है, वहाँ पर एक नदी है कूद, याद रखिएगा, गुना जिला है, वहाँ पर एक नदी है कूद, ये भी जाकर के चंबल नदी मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी होगी, छिप्रा, काली सिंध, क्वारी, कूनो, कूद, कुराई भी एक नदी है, वो भी मिलती है, कुराई, लिख लीजिए, नोट करते जाइए, भूल जाएंगे आप लोग। देखिए कौन कौन सी, छिप्रा, काली सिंध, क्वारी, कूनो, कूद और कुराई, ये सारी जो है लगभग चंबल नदी में जाकर के मिलती हैं। तो ये चंबल नदी की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी, छिप्रा, काली सिंध, क्वारी, कूनो, कूद ये गुना में है, और कुराई, ये सारी जाकर के लगभग चंबल नदी में ऐसे आती जाती है, मिलती जाती है, और फिर ये सब भी चंबल नदी में मिलकर चंबल नदी बन करके यमुना नदी में चली जाती है, समाहित हो जाती है। इतना कंफर्म हो आप लोग का, इतना क्लियर हो गया। चलिए हमने अन्य नाम जाना, हमने इसकी लंबाई जानी, मध्य प्रदेश में कितनी है, 325 किलोमीटर। याद रखिएगा, अगर पूछा है चंबल नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई 325 किलोमीटर, अगर चंबल नदी की कुल लंबाई तो 965 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसलिए मैं अलग अलग लिखा रही हूँ, टोटल लंबाई भी लिखा रही हूँ, टोटल लेंथ भी लिखा रही हूँ, फिर जो एमपी में उसकी लेंथ भी लिखा रही हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। सहायक नदियाँ लिख ली हम लोगों ने। ये अन्य नाम है, दूसरे नाम है चरमावती, रवि देव की कीर्ति, कामधेनु, धर्मावती, ये सब चंबल नदी के दूसरे नाम है। और सहायक नदी है छिप्रा, काली सिंध, कौरी, कूनो, कूद, ये सारी इसकी चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे जो पेपर के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या चीज़ है, वो है बांध। वो क्या है, बांध। अब मैं इसको हटा देती हूँ, थोड़ी जगह की वजह से मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, तो इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे बांध के बारे में। बांध के बारे में जानेंगे, दिख रहा है आप लोग को, ये रहने देती हूँ, ये रहने देती हूँ। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश में जाकर के मिलती है, कहाँ, इटावा के पास, इटावा स्थान है यूपी में, वहाँ पर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए इरेज कर देती है। 43,200 वर्ग किलोमीटर क्या लिखा था मैंने, वो चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र था। 43,200 वर्ग किलोमीटर चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र था। ठीक है, अब देखिए अब हम थोड़ा बांध के बारे में जानेंगे। तो बांध के बारे में जानने से पहले जानेंगे मंदसौर, लगभग यहाँ पर मंदसौर, ऊपर पे मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर लगभग मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है, मंदसौर जिला है ना। थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा मैप में, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। देखिए मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक बांध है, और चंबल नदी पर एक चंबल में बहुत सारे बांध हैं। तो देखिए अपने पहले हम मध्य प्रदेश की बात देखेंगे,
कुछ बात हमारे राजस्थान में दूसरे जिले में भी है, पर वो चंबल नदी पर है, तो इसलिए हमें उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, पहला बात जो है मंदसौर जिला, जो हमारा मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है, दिख रहा है, वहाँ पर गांधी सागर बांध है। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में एक बांध है, कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध है मंदसौर जिले में। किस नदी पर? चंबल नदी पर। मंदसौर जिले, यहाँ पर मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध है, लिख लिया। गांधी सागर बांध है, कहाँ पर है? ये मंदसौर जिले में, याद रखिएगा, इसका जिला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 1954 में बनकर तैयार हुआ, 1954 में बनकर के तैयार हुआ है। 1952 से इसकी आधारशिला बनना तैयार हुआ, 1954 में ये कंप्लीट हुआ था। और इसके विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो लगभग 115 मेगावाट है, 115 मेगावाट। कहाँ है? मंदसौर जिला है। मंदसौर जिले में कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध है, और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 115 मेगावाट है, 115 मेगावाट है। यहाँ से आप लोग को पता है कि यहाँ से राजस्थान लग जाता है, ठीक है, ये राजस्थान। तो हमारे एमपी में एक बांध है, 1954 में लगभग कंप्लीट हुआ है, और ये गांधी सागर बांध है, मंदसौर जिले में चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर बांध है। चंबल नदी, याद रखिएगा, चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर बांध है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 115 मेगावाट है, ठीक है। ये पहला बांध है, फर्स्ट बांध यही बना, फर्स्ट बांध, ये पहला बांध है। अब देखिए, अब दूसरा बांध है जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप या राणा सागर बांध। ये कहाँ है? राजस्थान में। एक राणा प्रताप सागर बांध होगा, राणा सागर बांध, राणा प्रताप कहते हैं, राणा सागर बांध वही है, ठीक है, राणा सागर बांध या राणा प्रताप सागर बांध, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चित्तौड़गढ़ जिले में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में एक बांध है, चित्तौड़गढ़ स्थान पर एक बांध है, वो कौन सा बांध है? राणा सागर बांध है। और एक कोटा जिले, कोटा जो है ना आईआईटी की कोचिंग के लिए बहुत फेमस है, तो कोटा जिले पर एक बांध है, वो कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध। ये आप देखिए, राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध है तो चंबल नदी पर वो राजस्थान पर है। अगर स्थित कहाँ पर है? तो वो राजस्थान पर है चंबली नदी पर है। बने अगर पूछ लेगा जवाहर सागर बांध इनमें से किस नदी पर निर्मित है, तो राइट आंसर होगा चंबल नदी। और पर स्थित कहाँ पर है? तो राजस्थान में। ये आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो स्थित कहाँ पर? तो ये जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध दिख रहा है। मैं साइड हो जाऊं। राणा सागर बांध या राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ पर है, और एक जवाहर सागर बांध है, ये भी राजस्थान पर कोटा जिले में स्थित है, कोटा एंड चित्तौड़गढ़, ठीक है। ये राजस्थान स्टेट में है ये दोनों बांध, और है किसमें? चंबल नदी पर। ये सारे बांध निर्मित है, बने हुए हैं चंबल नदी पर ही, पर कहाँ पर है? एमपी में है, राजस्थान। अब देखिए, चंबल नदी 3 जगह से हो रही है। कहाँ से? मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, तीनों जगह पे प्रवाहित हो रही है। इसको कुछ हिस्सा अपने इसमें है, मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में है और फिर यूपी में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और इसकी टोटल लंबाई अगर पूछेगा तो 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर टोटल लेंथ, कुल लंबाई इसकी 965 किलोमीटर, ठीक है। इतना हो गया आप लोगों का। अब इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो राणा सागर बांध की इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो राणा सागर बांध की 172 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता है। 172 मेगावाट के लगभग बिजली 172 मेगावाट क्या है? इतनी विद्युत उत्पादन करते हैं, इतनी बिजली बनाता है। तो राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ में है वो 172 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता है। नोट कर लीजिए 172। और इसका कितना? गांधी का कितना है? 115 मेगावाट। और 172 इसका है राणा सागर बांध का, और जवाहर सागर बांध का 99 मेगावाट लगभग, 99 मेगावाट लगभग जवाहर सागर बांध का है विद्युत उत्पादन क्षमता। जवाहर सागर बांध कोटा जिले में है, कोटा में स्थित है, राजस्थान में, राजस्थान स्टेट में कोटा में। जवाहर सागर बांध है चंबल नदी पर। राणा सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में, चंबल नदी पर निर्मित है। राणा सागर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 172 मेगावाट है, और जवाहर सागर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का? देखिए, अब देखिए, चंबल एक अध्यारोपित नदी है। चंबल नदी जो है एक अध्यारोपित नदी है, जो अपने मध्य भाग में उत्खात भूमि का निर्माण करती है, या उत्खात भूमि वाली भू आकृति का निर्माण करती है ना, जिसे चंबल गड्ढ कहते हैं। जो ये एक अध्यारोपित नदी है,
चंबल एक अध्यारोपित नदी है। चंबल नदी एक अध्यारोपित नदी है, इसलिए उत्खात भूमि का निर्माण करती है या उत्खात भूमि वाली भू आकृति का निर्माण करती है। जैसे चंबलगढ़, या मैंने बताया ना अपर्दन करती है, बहुत ज्यादा अपर्दन करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है, एक बड़े बड़े गड्ढों का, बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है। तो उत्खात भूमि का कौन लिख देती हूँ तो आप लोग समझिए। उत्खात भूमि का निर्माण कौन करती है? तो उत्खात भूमि का निर्माण चंबल नदी करती है। या गहरे भू आकृति का निर्माण जो है चंबल नदी करती है। गहरे गर्त का निर्माण चंबल नदी करती है। इस चंबल नदी से मैंने आप लोग को बार बार बताया कि बहुत ज्यादा मिट्टी का क्षय हुआ है। तो बहुत ज्यादा ये इतनी तेज, इतनी स्पीड में बहती है कि अपने साथ बहुत सारी मिट्टी का अपरदन करती है। तो अगर आ गया प्रश्न कि इनमें से कौन सी नदी गहरे गर्त का निर्माण करती है, गहरे गड्ढों का निर्माण करती है, तो चंबल नदी है। सबसे ज्यादा मिट्टी का क्षय चंबल नदी करती है। गहरे उत्खात ये भूमि का निर्माण चंबल नदी करती है। गहरे बीहड़ों का निर्माण चंबल नदी करती है। ये जो हमारे धौलावीर है ना, ये राजस्थान वगैरह में कुछ क्षेत्र इनमें यहाँ देखा जाएगा, ये मुरैना वगैरह में, ग्वालियर वगैरह में चंबल जो संभाग है ना, लगभग यहीं से प्रभावित होती है। तो जो चंबल संभाग है वहाँ पे भी देखेंगे बहुत ज्यादा मिट्टियों का क्षय हुआ है। तो चंबल नदी है जो गहरे गर्त का निर्माण करती है, गहरे बीहड़ों का निर्माण करती है, बड़े बड़े गड्ढों का, उत्खात भूमि या उत्खात भू आकृति का निर्माण कौन करती है? तो वो चंबल नदी है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चंबल नदी में 3 बार मैंने बताया, गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश में है, राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध। कुल लंबाई चंबल नदी की 965 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 325 किलोमीटर। और ये यूपी में जाकर इंदौर जिले की जानापावा पहाड़ी से निकलती है और यूपी में जाकर के यमुना नदी में यमुना नदी में समाहित या यमुना नदी में मिल जाती है। और ये गहरे उत्खात, ये एक चंबल नदी की अध्यारोपित नदी है जो अपने मध्य में एक भूभाग बताए ना, अपने मध्य भाग में उत्खात भूमि, अगर उत्खात भूमि आ गया, ये उत्खात भूमि का निर्माण कौन करती है? उत्खात भूमि वाली भू आकृति का निर्माण कौन करती है? तो वो राइट आंसर होगा चंबल नदी। ठीक है, मैं आशा करती हूँ चंबल नदी आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें छूटा नहीं है। इसका आबाद क्षेत्र 43,200 वर्ग किलोमीटर है, 43,200 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और बांगचू बिंदु है यहाँ पर, ये याद रखिएगा, भूल जाते हैं। बांगचू बिंदु, जानापावा पहाड़ी याद रहती है, पर बिंदु कौन सा है? बांगचू बिंदु से इंदौर जिले में महू स्थान पर जानापावा विंध्य श्रेणी की जानापावा पहाड़ी है, वहां पर एक बिंदु है बांगचू, वहां से चंबल नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। चंबल नदी यहाँ से कंप्लीट हो गई है। अब चंबल नदी में ऐसे प्रश्न आते हैं, इनमें से कौन सी नदी गहरे अपरदन अवनलिका का निर्माण करती है? अपरदन अवनलिका का निर्माण करती है। इनमें से कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा मिट्टी का क्षय करती है? या इनमें से कौन सा बांध, जैसे गांधी सागर बांध इनमें से किस नदी पर निर्मित है? प्रश्न ऐसे आते हैं। ठीक है, या फिर बोल देगा कि चंबल नदी इनमें से किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है, किन राज्यों की सीमा को टच करती है? या फिर इनमें से कौन सी नदी है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक प्राकृतिक सीमा बनाती है ना? तो वो है चंबल नदी जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, बॉर्डर। इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो आप लोग को कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, किस नदी में मिलती है, ये कॉन्सेप्ट सभी नदी का बेसिक है, तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। हम फिर कल एक नई अच्छी सी नदी फिर से स्टार्ट करेंगे, कोई नया टॉपिक नदियों का ही। अभी नदियाँ ही चलेंगे, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, पेपर के दृष्टिकोण से उठा के देखेंगे पेपर प्रीवियस ईयर के। तो अभी हम नदियाँ ही करेंगे, तो कल फिर हम एक नई नदी स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास कैसा लगा आप सब जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।